हाय माय डियर स्टूडेंट्स, रात होने आ गई है। अभी लेक्चर होने के बाद ही बोलता हूँ गुड नाइट। तो अभी ये पेज नंबर 6 कर लेते हैं। इसमें स्टार्टिंग में तो एग्जाम्पल ही लिखे हुए हैं और वो जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था उसी के ऊपर जो फार्मूला हमने लास्ट में फाइंड आउट किया था उसी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल है। मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये हम बोर्ड पे करेंगे अब। लेकिन इसमें इस पेज में तो वैसे फिर समझने के लिए क्या है तो वो यही है, ये जो नीचे मून बनाया है, अर्थ ही है और मून भी है। डू यू नो, ये जो लिखा है यही इसमें समझने वाला टॉपिक है और फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। डू यू नो इसमें क्या बोला है कि हाई टाइड और लो टाइड कैसे बनती हैं, हाउ दे फॉर्म्ड, और ये वाई दिस हैपन, तो क्यों होता है ये, वाई डज दिस हैपन, और क्यों ये हाई टाइड लो टाइड फ्रेम कैसे हो जाती है, कैसे बनती है। ये मैं बता दूं आपको कि ये मून की वजह से ही होता है। मालूम भी होगा मोस्ट ऑफ यू कि जो मून है वो अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वो अप्लाई करता है। अर्थ भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो ग्रेविटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयरिंग टू मून। मैंने पहले बताया सम 6 टाइम में, तो वो ज़्यादा ही है, इसलिए वाटर लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। तो मून खींचता है अपनी ओर, पुल करता है, जिसकी वजह से वाटर लेवल राइज होता है। जब पानी उतना ही है, पानी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन वो वाटर लेवल ऊपर ले आता है, वो एक आजू बाजू का खींच देता है वाटर लेवल को। तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वो वाटर लेवल राइज हो जाता है, पर्टिकुलर प्लेस में, एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि मून जो है वो मूव कर रहा है, वो एक अर्थ का राउंड लेता रहता है। इसलिए जो हाई टाइड लो टाइड एक डिफरेंट प्लेस में और डिफरेंट टाइम पे होता रहता है। एक प्लेस में हो रहा है कुछ टाइम के लिए, 2-3 आवर्स भी होता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। फिर आगे नेक्स्ट दूसरे प्लेस पे होता है, क्योंकि वो जहाँ से मूव करेगा वो वाटर को खींचेगा। माउंटेन्स को तो खींच नहीं सकता, वो काफ़ी होल्ड करके रखा हुआ है। ट्रीज़ को भी नहीं खींच सकते, बहुत होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन मून जो है वो वाटर को तो खींच ही सकता है, क्योंकि उसको तो इतना इजीली होल्ड कर नहीं सकती है अर्थ। तो ये ग्रेविटी का ही पूरा जो है, ये दिस हैपन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द मून, कि मून अपनी ग्रेविटी इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से वो पुल कर पाता है। ज़्यादा ग्रेविटी है नहीं उसकी एज कम्पेयरिंग टू अर्थ, तो जितना खींच पाता है खींचता है। तो उसी की वजह से हाई टाइड आती है और वो मूव करता रहता है। तो बस उस प्लेस में जहाँ उसने उसको पुल किया था वहाँ हाई टाइड आती है, लेकिन वो जैसे आगे मूव कर देता है तो वापस वो वाटर लेवल वापस डाउन हो जाता है और लो टाइड हो जाती है। तो हाई टाइड लो टाइड, आई होप क्लियर हो गया होगा। और वेव्स भी ऐसे ही बनती हैं, वो बीच बीच में बनती रहती है, क्योंकि वो मूव कर ही रहा है। लेकिन जब वो अच्छे से वो पर्टिकुलर प्लेस में बहुत ज़्यादा अच्छे से लगा पाता है, जिसकी वजह से हाई टाइड लो टाइड आती रहती है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द मून, और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से भी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है वाटर लेवल। तो यही है इसमें, और लिखा भी है ये जो हाई टाइड लो टाइड आती है ये वहीं पर है, जब लास्ट सेकंड लाइन में लिखा है 2 प्लेसेस ऑन द अर्थ एट 90 डिग्री, एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, वहाँ पे लो टाइड हाई टाइड बनेगी। आप ये यूट्यूब पे कोई वीडियो देखोगे, राइट होना चाहिए वीडियो, रॉन्ग भी रहते हैं, तो उसमें आप विद पूरा डायग्राम के साथ आप देख सकते हो कि एकदम 90 डिग्री जहाँ पे रहेगा वहीं पर वो पुल करता है, क्योंकि वो ग्रेविटी अच्छे से अप्लाई हो पाती है, तो पुल कर लेता है, तो आसपास का वाटर लेवल भी ऊपर आ जाता है। तो हाई टाइड और फिर लो टाइड ये सब चालू रहता है। तो आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं। तो हाई टाइड लो टाइड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द मून। नेक्स्ट अब आ जाते हैं 7th पेज पे, और इसमें स्टार्टिंग में तो वही इन्फॉर्मेशन ही बोली है कलेक्ट करने की ज्योग्राफी की बुक में से, लो टाइड हाई टाइड के बारे में। तो आप वीडियो वगैरह देख सकते हो, पिक्स देख सकते हो नेट पे भी। अब आ जाते हैं उसके जो नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, जो भी आपको मैजिक लगता है ये कैसे होता है वो सब चीज़ें यहाँ पे। तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो फोर्स वो लगाता है, बोलते हैं सब सेम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं, कुछ कुछ प्लेस पे डिफरेंट भी है, लिटिल बिट डिफरेंस है, लेकिन होता है। लेकिन यहाँ हमको जो समझना है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रेस किए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रेस किया गया है कि विल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिमेन कॉन्स्टेंट और विल इट चेंज विथ टाइम। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम स्टोन अपवर्ड फेंकेंगे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड ही होती है वेलोसिटी भी, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंस है दोनों में। स्पीड जो है वो डायरेक्शन अवेयर नहीं है, मतलब उसमें डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो स्पीड होती है, आप गाड़ी चला रहे हो बस। लेकिन यहाँ जो स्टोन ऊपर फेंक रहा है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, और जो चीज़ें हैं ऊपर से नीचे कुछ फेंका जा रहा है, तो इसमें जिसमें डायरेक्शन आ जाते हैं, तो ये इसको हम वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं, और इसी को हम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में डायरेक्शन मेजर करता है, अप डाउन ऐसे। तो इसमें ये हो गया
तो बोल रहे हैं कि जब आप फेंकते हो ऊपर स्टोन तो उसकी जो, अभी हम वेलोसिटी वर्ड बोलेंगे, याद रखो दिमाग में, स्पीड ही है, तो वेलोसिटी जो है तो वो चेंज होती है क्या टाइम से? ऑब्वियसली चेंज, साथ साथ में आंसर ही देख लेते हैं हम लोग। ऑब्वियसली चेंज होगी, क्योंकि जब आप स्टोन फेंक रहे हो तो यहाँ पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक है मस्कुलर फोर्स जो आपका है, और दूसरा है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब आप स्टोन को ऊपर थ्रो करते हो, व्हेन यू थ्रो द स्टोन अपवर्ड, जितनी आपकी मस्कुलर पावर है उतना वो ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके हाथ से छूटा, पहले भी ग्रेविटी काम कर ही रही थी, लेकिन अर्थ जैसे हाथ से छूटा, मस्कुलर पावर तो अच्छी है स्टार्टिंग में, तो वो ऊपर तो जाएगा, लेकिन ग्रेविटी जो है वो अपना इफेक्ट उस पर डालती रहेगी। और अर्थ की ग्रेविटी तो भाई हमसे तो बहुत ज़्यादा ही है, तो वो खींच लेती है, वो खींचना चालू कर देती है। इट स्टार्ट टू पुल द स्टोन डाउनवर्ड। उसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो देखा जाए तो कंटिन्यूसली धीरे धीरे कम होती है ना। एक्सपेरिमेंट सिंपल सा, ये देखना है कि हमने फेंका कितनी बार बॉल थ्रो ऊपर फेंकते हैं, स्टोन भी फेंके हैं, पता चल जाता है कि वहाँ स्लो ऊपर जाता है, ऊपर तो जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसके अगर देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होती है और एक सर्टन पॉइंट पे आके रुक जाता है। अब ये भी पूछ रहे हैं कि रुक क्यों जाता है, ये हाउ विल इट चेंज, ये चेंज कैसे होती है उसकी वेलोसिटी, क्यों कम हो गई? तो बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा है वो खींच लेती है नीचे। एंड वाई डजंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम, और स्टोन ऊपर ही क्यों नहीं जाता रहता है? कैसे जाएगा ऊपर? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी जो है वो बहुत पावरफुल है, वो खींच लेती है उसको नीचे। अगर ऊपर से कोई चीज़ उसको खींचे तो वो ऊपर जा सकता है, तो और कोई फोर्स है ही नहीं। स्टोन का अपना कोई भी फोर्स नहीं है, जो हमने थोड़ा बहुत लगाया वो क्या था? मस्कुलर फोर्स। तो दो फोर्स यहाँ काम कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो वो उसको नीचे खींच लेता है। तो दैट्स वाई वो ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे आ जाता है। तो इसीलिए बोलता है वो सर्टन हाइट के बाद नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा पावर है, इसलिए नीचे गिर जाता है। और बोला है व्हाट डज इट मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स ऑन, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है कि स्टोन कितना ऊपर जाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड है? जिस फोर्स से उसको हम ऊपर फेंक रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है ना। एक छोटा बच्चा अगर इफ़ अ स्मॉल चाइल्ड थ्रो अ स्टोन अपवर्ड तो वो इतना ऊपर नहीं जाएगा, बट व्हेन एन एडल्ट थ्रो करता है स्टोन अपवर्ड तो वो काफ़ी ऊपर जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन दी मस्कुलर एनर्जी, या फिर कोई किसी मशीन की हेल्प से फेंक रहे हो तो उसके ऊपर। तो जिस एनर्जी का आप यूज़ कर रहे हो, द एनर्जी भी नहीं बोलेंगे हम, यहाँ फोर्स बोलेंगे। जो फोर्स द फोर्स विच यू आर यूजिंग टू थ्रो इट, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना ऊपर जाएगा और कहाँ पे आके रुक जाएगा, है ना। रॉकेट जो इतना ऊपर चला जाता है, चला ही जाता है ऊपर ही ऊपर, है ना। पूरा जो ऑर्बिट है उसको भी चीर फाड़ के चला जाता है ऊपर। तो इट इज़ पॉसिबल कि उसके अंदर फोर्स कौन सा लग रहा है, वो पावरफुल है कि नहीं है। अब स्टोन पे बेचारे पे कहाँ है। तो यही इस पूरे में यही समझाया है, फिर मैं रीड कर देता हूँ। द अर्थ अट्रैक्ट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट नियर it toward itself because of the gravitational force. The center of the mass of the earth is situated at its center. The center of the mass of the earth is situated at its center, so the gravitational force on any object due to the earth is always directed toward the center of earth. Because of this force an object falls vertically downward on the earth. वही बताया है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर में, इसलिए आप कोई भी चीज़ फेंको वो एकदम स्ट्रेट ही आगे वर्टिकल आके नीचे गिरेगी। वैसे फेंकोगे तो है, या ऊपर से सीधा फेंक दोगे टेढ़ा मेढ़ा होकर नहीं गिरेगा, सीधा आएगा वर्टिकली। वही है। और फिर नीचे वो आंसर दिए जो आप ये लोग ने ऊपर क्वेश्चन बोले थे। तो इस पूरे में अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स में यही दिया है कि जो भी चीज़ आप मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी है वो सेंटर में ही सबसे ज़्यादा है और वो खींचती रहती है, हर एक चीज़ के ऊपर अप्लाई रहती ही है। वही सब आंसर दिए हैं कि स्टोन पे भी वही काम करती है, जिसकी वजह से स्टोन किधर आ जाता है? नीचे आ जाता है। बस तो अर्थ की भाई जो अर्थ की चीज़ें हैं अर्थ खींचेगी, या अर्थ के इसमें आ जाएगी अर्थ वो भी खींच लेगी नीचे। अर्थ अपनी ग्रेविटी लगा के रखती है, चाहे वो पहाड़ हों, नदियाँ हों, ह्यूमन बींग्स हों, वो अपनी ग्रेविटी काम करती रहती है ना। झुक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। चलो आगे यूज़, अभी ये क्वेश्चन भी उसी के ऊपर, पुराना जो फार्मूला है उसी के ऊपर डिपेंड है। तो यूज़ योर ब्रेन में आ जाते हैं। हाँ, ये यूज़ योर ब्रेन मस्त है। ये वही हमने जो फर्स्ट पेज में हमने डिस्कस कर लिया था एप्पल के बारे में। मैंने तब बताया था ना कि जो एप्पल का ट्री है, वैसे मत सोचो कि वो एप्पल सीधा नीचे गिर गया। वो तो बेचारा ऊपर ट्री जो था उसको होल्ड करके रखना चाहता था, लेकिन अर्थ अपनी ग्रेविटी लगाता रहा और एक टाइम के बाद एप्पल क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है। तो अर्थ की ग्रेविटी और जो ट्री का जो उसकी खुद का जो फोर्स है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और जो ट्री का खुद का फोर्स है, उन दोनों के बीच में ये फाइट की जंग चालू रहती है। अर्थ वांट टू सर्वाइव, ही वांट टू होल्ड इट, लेकिन नहीं कर पाता है और गिर जाता है। उसका जो फ्रूट है, इसलिए डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी,
जो क्रीपर्स होते हैं उनकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती, वाटरमेलन वगैरह है तो वो देखो एकदम ज़मीन पे उनको लगा सकते हैं, है ना। कुकुम्बर की तरह नहीं कि कहीं पर भी लगा देंगे तो चढ़ जाएगा ऊपर, क्लाइंबर्स बोलते हैं, लेकिन ये क्रीपर्स जो होते हैं वो जो ज़मीन पे लगते हैं। इसलिए आप देखोगे वाटरमेलन जितने भी ज़्यादातर जो ज़्यादा लार्ज साइज़ में है वो पूरा वही शेप ले लेते हैं जो अर्थ की है। लगभग 99% उसकी शेप किससे मैच होगी, अर्थ से, क्योंकि वो बेचारे ज़्यादा फोर्स लगा ही नहीं पाते, क्योंकि अब वो नज़दीक ही है अर्थ के एकदम, तो क्या फोर्स लगाएंगे, इसलिए अर्थ उसको पूरा अपना ही शेप दे देती है। दैट इज हैपन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इस पूरा ग्रेविटी का चक्कर है। तो यहाँ पर यही दिया है कि दस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर ऑब्जेक्ट, है ना। ये वही मैटर कर रहे हैं कि भाई सिर्फ ये नहीं कि अर्थ ही अट्रैक्ट कर रही है, दूसरी चीज़ें भी अट्रैक्ट कर रही है, सब अपना अपना फोर्स लगा रहे हैं। माँ बाप अपना फोर्स लगा रहे हैं चिल्ड्रन के ऊपर, चिल्ड्रन अपना फोर्स लगा रहे हैं माँ बाप के ऊपर। ओके, दस इफ द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल टुवर्ड्स इट द एप्पल ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ टुवर्ड्स इट। और बेचारा एप्पल कहाँ अट्रैक्ट करेगा, ट्री कर सकता है, पर चलो एप्पल भी बोल लो, एप्पल भी खुद वैसे ट्री ही है उससे कनेक्टेड, तो एप्पल भी फोर्स लगा रहा है उधर से, वो भी फोर्स लगा रहा है, तो वो बोलता है अर्थ क्यों नहीं ऊपर हो जाती है। अच्छा फनी क्वेश्चन है, अर्थ ऊपर हो जाएगी, छोटी है क्या। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा है एप्पल के ट्री के कंपैरिजन में, तो इसलिए एप्पल नीचे आ जाता है और अर्थ ऊपर नहीं आती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो एक्ट ऑन द मून बिकॉज ऑफ विच इज़ रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ। हाँ, अब ये एप्पल का एग्जांपल लेके बोलते हैं तो मून भी तो ऊपर है, उसका भी तो जो खुद का उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का, वो भी तो अर्थ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो मून क्यों नहीं गिर जाता नीचे, उसको भी टपक जाना चाहिए नीचे। तो इसका रीज़न यहाँ पर ये लोग ने ये बताया है। पहले तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूँ कि मून काफ़ी हाइट पे, वो नियर बाय नहीं है अर्थ के, काफ़ी हाइट पे है, उसकी खुद की ग्रेविटी भी है पर चलो कम है। तो होता ये है कि अर्थ की जो ऑर्बिट है उसमें मून घूम रहा है, और वो ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट यहाँ से कुछ 35,000 किलोमीटर, अर्थ से 35,000 किलोमीटर, तब जाके ऑर्बिट, ऑर्बिट में कुछ भी छोड़ दो राउंड राउंड घूमता है, जो भी उसमें आ जाए, नेचुरल सैटेलाइट, आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट फेंक दो उसमें, थ्रो कर दो, वो भी उसमें घूमता रहेगा, बस वहाँ तक छोड़ना है, अपने आप घूमेगा। तो ऑर्बिट ऐसा बना हुआ है कि वो उसमें कुछ भी आ गया, उसमें उसकी बहुत डिफरेंट कैटेगरीज है उसके ऑर्बिट की भी, लेकिन उस ऑर्बिट में जो आ जाएगा वो घूमना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इनका क्वेश्चन ये है कि मून क्यों नीचे गिर जाता है, तो उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि मून की अपनी वेलोसिटी है, मून शांत नहीं बैठा है वहाँ पर कि एप्पल की तरह एकदम बस खड़ा है, नहीं, वो मूव कर रहा है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूव। एक तो बहुत हाइट पे है, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, 35,000 किलोमीटर से भी ऊपर है, अराउंड 36,000 किलोमीटर पे मून रहता है शायद, तो इतना किलोमीटर दूर है उसका जो ऑर्बिट है, मून और आगे रहेगा। फिर उसका जो ऑर्बिट स्टार्ट होता है अराउंड 35,000 किलोमीटर तक के थोड़ा सा आगे ही स्टार्ट हो जाता है ऑर्बिट, जो अर्थ का ऑर्बिट है। तो मून जो है यहाँ पे नीचे लिखा है कि वो गिरता क्यों नहीं है अर्थ में, तो वो ये है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून एंड द सैटेलाइट अलॉन्ग देयर ऑर्बिट। इफ़ दिस वेलोसिटी वॉज नॉट देयर देयर वुड हैव फॉलन ऑन अर्थ। यहाँ से अब हम एक चीज़ भी सीख सकते हैं, क्योंकि पहले ये लाइन का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। तो मून क्यों नहीं गिरता है, बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोला, वो तो मूव कर रहा है, वो हाइट पे भी है, ग्रेविटी भी अच्छी है उसकी, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी वेलोसिटी, वो मूव कर रहा है, इट्स नॉट कॉन्स्टेंट। इसलिए खुद की लाइफ में भी इनएक्टिव मत रहो, एक्टिव रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, अच्छा ही करो जो भी कर रहे हो, लेकिन करते रहो। लेकिन कुछ करने को नहीं मिल रहा तो भी कुछ ना कुछ तो कुछ भी ढूंढ ही लो, कुछ ना कुछ करो, खाली मत बैठो, नहीं तो टपक जाओगे ऐसे जैसे एप्पल आ गया। तो मेन रीज़न ये है कि वो मूव कर रहा है, ये मैटर करता है। अब नीचे नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, तो बस इसमें इतना ही था। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हो गया कि बहुत पावरफुल है, हर चीज़ को खींच लेता है नीचे। जो चीज़ें स्पेशली मूव नहीं हो रही हैं, राउंड नहीं ले रही हैं, तो आ जाएगा नीचे। अभी ये नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, पेज नंबर 8। ओके, ये भी फिनिश कर लेते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब तक हमने पढ़ा इट्स बिफोर वी हैव स्टडीड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो हम बाइक चलाते हैं एक्सेलरेशन है, एक्सेलेटर देते हैं, उसको जस्ट घुमाते हैं गोल, कहते हैं ना करके ऐसा आवाज़ भी आती है ना। जो गर्ल्स हैं वो भी देख लो भाई, साइकिल वाइकल में तो नहीं है, इसी में एक्सेलरेशन होता है, बाइक में रहता है जो घुमाते हैं। उससे क्या होता है, उसकी स्पीड जो है बाइक की वो बढ़ती जाती है और कम भी कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन मतलब ये स्पीड
को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना, वो होता है एक्सेलरेशन। उसके बारे में यहाँ पर कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या है, कि अर्थ की तरफ जो चीज़ें आती हैं वो उनकी स्पीड ज़्यादा कम होना वो किसके ऊपर डिपेंड है। तो ये तो आपको बहुत सिंपल सा मालूम है। आप 2 स्टोन लो, अपने हाथ में 2 स्टोन लो, एक बहुत बड़ा लो और एक छोटा सा लो। बड़ा वाला जल्दी अर्थ पे टकरा जाएगा, नीचे जल्दी पहुँचेगा, दोनों को साथ में छोड़ो तो बड़ा वाला जो स्टोन है वो जल्दी आके टच करेगा नीचे एज़ कम्पेयरिंग टू स्मॉल वन, क्योंकि जितना वो मास जिसका ज़्यादा रहेगा, ओके मास, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेट, तो मास जितना ज़्यादा होगा वो जल्दी नीचे पहुँचेगा, वो जल्दी नीचे पहुँच जाता है। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो वजन में हल्का है, जिसका मास कम है, वो थोड़ा लेट आएगा नीचे, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन उसके मास पे डिपेंड है। तो यहाँ पर यही ये लोग ने बताया कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इट डिपेंड्स ऑन दी मास, ये मास के ऊपर डिपेंड है। तो मैं ये रीड कर देता हूँ यहाँ पे, द अर्थ एक्सर्ट मतलब अप्लाई करती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नियर इट, जो भी उसके नियर है ऑब्जेक्ट हर एक पे अपना वो फोर्स लगाती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया है कि फोर्स हमेशा अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन एक्सेलरेशन, मतलब कोई भी चीज़ है इनएक्टिव है, अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो मूव करना चालू हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। दस द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन एक्सेलरेशन, इसलिए बोलते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्सेलरेशन लाने में हेल्प करता है। मास मैटर करता है, मास के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अर्थ खींचती है ना, अट्रैक्ट करती है उन चीज़ों को, जिसकी वजह से वो चीज़ के अंदर क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। लेकिन वो एक्सेलरेशन है किसके ऊपर डिपेंड, मास के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज डिनोटेड बाय जी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, देखो वेक्टर दिया, मतलब ये जहाँ पर ये वेक्टर वर्ड आ जाता है इट मीन्स कि एक्सेलरेशन जो है ये हमेशा सेम नहीं होता है। वेक्टर मतलब ये चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम ये चेंज होगा। तो यहाँ अर्थ का ये प्लेस टू प्लेस रहेगा, क्योंकि देखो अर्थ की ग्रेविटी बोलते हैं कि सब सेम है, लेकिन एकदम सेम नहीं होती हर, क्योंकि चपटी है ना, बीच में से थोड़ा ओवल शेप की है, तो कहीं सेंटर इसका बड़ी जल्दी आ जाता है। जो नॉर्थ पोल साउथ पोल से उसका सेंटर देखोगे तो जल्दी आएगा, लेकिन साइड से देखोगे जहाँ से वो ओवल शेप की हो गई है, फूल गई है थोड़ी, तो वहाँ से देखोगे तो इसका सेंटर बहुत लेट आता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है इसके ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो एक्सेलरेशन पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो वेक्टर मतलब ये है कि चेंज होगा। एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही दिया है कि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। ग्रेविटी तो चाहिए ही चाहिए, ग्रेविटी की वजह से ही उसके अंदर क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। मतलब किसी भी चीज़ में एक्सेलरेशन तभी आता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स काम कर रहा है। आप नहीं उठोगे सुबह, है ना, मम्मी उठाएगी ज़बरदस्ती, कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, खुद से लगाओ फोर्स या कोई और फोर्स लगाएगा तभी कोई एक्टिव होता है, वरना हर चीज़ क्या रहती है, इनएक्टिव। बिना फोर्स के कोई चीज़ नहीं हिलती, फोर्स लगेगी तो हिलेगी चीज़, उसमें एक्सेलरेशन तभी आएगा। स्पीड कम ज़्यादा होगी उसी के ऊपर डिपेंड है। तो ये इसमें दिया हुआ है, इसको अच्छे से हम समझ सकते हैं मीनिंग, और फिर कुछ क्वेश्चन आए तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बोला है एक मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, थिंक अबाउट इट, बहुत एक्साइटेड बनाया हुआ है। ये मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा था कि व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा। तो आपने देखा होगा जैसे ऊपर स्पेस में भी क्या होता है, वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है ना, आप प्लैनेट से दूर हो गए तो आप मूव करते रहोगे, इधर से उधर मूव करते रहो। तो ग्रेविटी नहीं होगी तो हर चीज़ें क्या होंगी, यहाँ से वहाँ मूव करती रहेंगी, टकरा भी सकती है तो मूव करते रहेंगे। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हर चीज़ मूव करती रहेगी, वो नीचे आएगी नहीं। जो भी चीज़ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है वो हवा में उड़ती रहेगी। और व्हाट वुड हैपन इफ़ द वैल्यू ऑफ जी वॉज ट्वाइस एज लार्ज। तो यहाँ पर और क्या बोल रहे हैं कि अगर बोलते, अब ये वो हमने इससे पहले जो स्टडी किया था मास 1 मास 2 करके, एक बड़ा सा अर्थ बनाया था, मून बना लिया छोटा सा ऐसा करके, कि मास को डबल करोगे, किसी भी दो एक सेम ऑब्जेक्ट ले लो, है ना, फॉर एग्जांपल कोई 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ऑब्जेक्ट का मास मैंने डबल कर दिया तो फोर्स जो होगा उन दोनों के बीच का वो भी क्या हो जाएगा, डबल। और डिस्टेंस अगर हम क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, तो था ना डिवाइडेड, तो फैक्टर हो जाएगा 4 से, 40 है तो 4 से डिवाइड तो 10 रह जाएगा सिर्फ फोर्स। तो डिस्टेंस और मास का, मास ज़्यादा करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा करोगे फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी रहती है कि कैसे कैसे होगा। वो यहाँ पर बोला है कि अगर व्हाट वुड हैपन इफ़ द वैल्यू ऑफ जी वॉज ट्वाइस एज लार्ज, बोलता है जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जी है, उसको अगर हम डबल कर दें तो क्या होगा, वही ये चीज़ें और स्पीड में नीचे गिरेंगी।
ऐसे अर्थ का ग्रेविटेशनल पावर काफ़ी ज़्यादा है तो वो चीज़ों को फटक से नीचे खींच लेता है। अब अगर उसका ग्रेविटेशनल पावर और ज़्यादा रहेगा तो और जल्दी खींचेगा नीचे, है ना। जैसे मून का कम है, मून का पता है, उस पर आप जंप कर सकते हो हल्का हल्का, अपनी पूरी बॉडी को आराम से पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो ऊपर की तरफ। तो बोलता है अगर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और ज़्यादा ट्वाइस ही कर देंगे तो चीज़ें और डबल स्पीड से गिरेंगी। अभी नीचे वही फार्मूला वगैरह दिया है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे देखेंगे, लेकिन ये लोग ने एक बताया है कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। और ये लास्ट में जो जी आया है 9.77, यही है वो मीटर पर स्क्वायर सेकंड लिखा है कि ये फोर्स, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये अप्लाई हो जाता है जब भी कोई चीज़ अर्थ की तरफ गिरती है तो ये एक्सेलरेशन उसके अंदर आ जाता है। इतना एक्सेलरेशन आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा। ये मीटर पर स्क्वायर सेकंड में दिया है। इतना मतलब इसका मीनिंग है कि पर स्क्वायर सेकंड में इतना मीटर वो कवर कर लेता है ना। कुछ 10 मीटर के आसपास हो गया, 9.77 लिखा है। 1 मीटर देखो कपड़ा मेज़र करते हैं हम लोग, 9 मीटर काफ़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन है, काफ़ी है। 1 सेकंड के अंदर इतना मीटर। अब देखो नीचे यहाँ पर मेंशन किया है, ओके। तो ये कोई पूछते नहीं है यहाँ पर, ये बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ये 9.77 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। और नीचे मेंशन किया कि दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन दी मास। अब जगह देखो मेंशन किया कि मास के ऊपर ये डिपेंड है, और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, रेडियस ऑफ दी अर्थ, अर्थ की रेडियस पे भी डिपेंड है, कितना ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है ना। ज़्यादा हाइट से फेंकोगे, थोड़ी कम हाइट से फेंकोगे, है ना। कोई स्टोन अगर बहुत हाइट से फेंकोगे बहुत स्पीड से नीचे आकर टकराएगा, टूट जाता है, लेकिन थोड़ी हाइट से फेंकोगे तो नहीं टूटेगा। ये हम चौक से खेलते रहते हैं कभी कभी तो पता चलता है, ज़्यादा हाइट पे फेंकते तो टूट ही जाती है, लेकिन थोड़ी सी हाइट पे फेंकेंगे तो जल्दी नहीं टूटती। तो जो एक्सेलरेशन है, अर्थ तो अपनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाती रहेगी, अप्लाई करेगी, लेकिन ये दो चीज़ों के ऊपर और डिपेंड है। तो कोई भी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं, दो चीज़ें हैं, मास भी और रेडियस भी है। मास जितना ज़्यादा होगा और रेडियस भी जितना ज़्यादा होगी उतनी जल्दी आके टकराया जाएगा। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो जाए। अब इसमें एक मज़ेदार यहाँ पर ये है कि उसमें दिया नहीं है, पर मैंने ये भी डिस्कवरी में देखा था कि उन्होंने एक रूम में क्या किया, एक आयरन बॉल लिया और एक फेदर लिया और दोनों फेंके नीचे। तो ऑब्वियसली आयरन फेदर तो बहुत आराम से नीचे आया, लेकिन जो आयरन बॉल था फटक से नीचे आ गया। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि मास और रेडियस काम करता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो लोग ने क्या किया, जिस प्लेस पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अंदर कर रहे थे कहीं, तो उस रूम का वो लोग ने जो एयर थी वो पंप के थ्रू वो एयर वहाँ से पूरी निकाल दी, है ना। इसको ये लोग ने यहाँ पे मिस किया है, लेकिन हमको ये पता ही है वैसे तो कि जब भी जो हम स्पीड लेते हैं किसी चीज़ की, तो सबसे मेन जो ऑब्स्टेकल होता है, जो प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टीज आती है, वो एयर की होती है। तो जब वो लोग उसमें से पंप करके एयर बाहर निकाल देते हैं उस रूम में से, और फिर दोनों को, वो आयरन बॉल को और फेदर को, पंख जो रहता है उसको फेंकते हैं नीचे, तो दोनों सेम टाइम पे आके टच करते हैं, और वो देखने लायक। ये आप नेट पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे होना चाहिए आई थिंक वीडियो, मैंने बहुत पहले इसमें आई हैव सीन इन दी डिस्कवरी चैनल। सही लगा था कि अगर अर्थ है मेन, ऐसे सुपर फास्ट ट्रेन वगैरह भी जो बनाने जा रहे हैं, ट्यूब के अंदर अगर ट्रेन बनाएंगे तो वही है मेन कि हवा निकालनी पड़ेगी। हवा निकाल दी तो बहुत स्पीड आ जाएगी, क्योंकि वही मेन डिफ़िकल्टीज है, दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती है, फील कर सकते हैं। ओके। तो लास्ट में भी दो हैं ये, एक मिनट में देख लूँ, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया, बहुत बड़ा हो गया वीडियो, थोड़ा सा मैं इसको लास्ट का भी ले लेता हूँ। यहाँ पे वेरिएशन इन द चेंज ऑफ जी, बोलते ये जो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मेंशन किया है, बोलते ये जो है ये चेंज कैसे होता है, क्या चेंज होता है ये? यस, यहाँ पे चेंज होता है। मैं आपको एकदम शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये इसीलिए होता है क्योंकि ओवल शेप है अर्थ, उसका सेंटर पॉइंट नॉर्थ और साउथ पोल से जल्दी टच करता होता है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन से नहीं होता है। तो इसलिए वैल्यू ऑफ जी जो है वो पोल पे है 9.832, और लेकिन बाकी प्लेस पे वो है 9.78। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 के आसपास 4-5 का डिफरेंस है पॉइंट्स में। तो ये है, तो ये इसीलिए उसकी शेप की वजह से है, जैसा उसका शेप है। और दूसरा चेंज विद दी हाइट, और यस ये हाइट की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें आप ये रीड करना, ये इसमें अच्छा से एग्जांपल दिया हुआ है, सैटेलाइट जो भेजते हैं हम उसका एग्जांपल दिया और एरोप्लेन का दिया है कि ये जो जी है ये चेंज होता है। एक पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाओगे तो आपको पता है अर्थ की ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करेगी, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता है अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दिया। अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा करोगे तो हमने पहले भी किया था, मास डबल करोगे तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन अगर आप उसका डिस्टेंस ज़्यादा कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
माइन्यूट से फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर वो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, एरोप्लेन का एग्ज़ाम्पल दिया है कि एरोप्लेन जो है वो अर्थ से अगर 10 किलोमीटर ऊपर हाइट पे चलाएंगे तो वो तो नीचे नहीं गिरेगा, कि गिरेगा, ऑब्वियसली गिरता है, अगर बंद हो गया तो गिर जाएगा। मूव कर रहा है तब तक तो ठीक है मूव नहीं किया तो नीचे सीधा। तो ये थोड़ा रेडियस वगैरह भी मेंशन किए, तो 2 एग्जांपल दिए हैं ये, तो ये अच्छे से रीड करो, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। लंबा वीडियो बन गया। ओके, सैटेलाइट काफ़ी छोटी होती है तो आराम से मूव भी करती रहती है, तो उसकी जल्दी नीचे गिरने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो वो उसमें चली जाती है, वो ऑर्बिट में चली जाती है। एरोप्लेन ऑर्बिट में नहीं जा सकता, ऑर्बिट में लेके भी नहीं जाना है उसको भैया पे। और सैटेलाइट काफ़ी हाइट तक जाती है, 35,000 कितना किलोमीटर। एरोप्लेन का तो सिर्फ 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो चेंज विद हाइट, तो यस बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी तो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल गए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का? कोई इफेक्ट नहीं। जब तक अर्थ की ग्रेविटी में वो खींचेगी वो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन माइन्यूट सा इफेक्ट पड़ता है कि मतलब एरोप्लेन नहीं गिरेगा, कितनी स्पीड से गिरेगा, वो सब। ओके, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।